नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बजट पर सरकार का, मुख्यमंत्री का इस वक्त जो अपना रुख रखा है, अपनी बात रखी है, नई योजनाओं की घोषणा की है, नए ऐलान किए हैं। बजट में पिछली सरकार ने क्या कुछ किया था, इस सरकार ने क्या किया है, फर्क कितना है। प्रधानमंत्री ने देश से केंद्रीय बजट में राजस्थान के हिस्से में क्या कुछ दिया, इमरजेंसी किस तरह से इस देश में लागू की गई थी, संविधान का कैसे माहौल उड़ाया गया था, आज बजट भाषण पर रिप्लाई करते हुए सब कुछ भजन लाल शर्मा ने बोला। तकरीबन करीब उन्होंने 6 बजे के आसपास बोलना शुरू किया था। 1.5 घंटे के आसपास मुख्यमंत्री ने जो बोला है उस पे वो कितना असर छोड़ पाए, प्रदेश की जनता को कितना संदेश दे पाए, और सबसे खास बात कि मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से दिल्ली में मुलाकात के बाद वो कितने स्थिर इस वक्त नजर आ रहे हैं, कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं अपने भाषण में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में और बजट में उनके संदेश में क्या कुछ निकल कर आए, समझते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मुनेश अरोड़ा उदयपुर से, राकेश वशिष्ठ जी भरतपुर से, पौरुष भारद्वाज जी कांग्रेस के प्रवक्ता और नवीन शर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पौरुष भारद्वाज जी, मुख्यमंत्री के भाषण को कितने नंबर देते हैं आप? देखिए मीना जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि यदि इस सरकार के द्वारा जो लेखानुदान की मांगे जो विधानसभा से पारित करवाई गई थी और उसकी घोषणा को दृष्टिगत रखते हुए यदि इस बजट की बात करें तो देखिए मैं इसको 0 में से 0 नंबर देना चाहूंगा, क्योंकि उस समय जो जो भी घोषणा लेखानुदान में की गई तो वो धरातल पर कहीं उतरती हुई नजर नहीं आई। और उसके बाद में आप देखिए, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जब यहाँ पे बजट का भाषण मुख्यमंत्री जी जब करते हैं, उससे पहले जब वित्त मंत्री जी जब बजट पढ़ रही थी, मुख्यमंत्री जी ने सॉरी उप मुख्यमंत्री जी जब बजट पढ़ रही थी जिस समय, तो उन्होंने जो है वो अपनी बात को इस बात से शुरू करी कि साहब हमने पेपर लीक की पे हमने जो है कार्रवाई करी। तो देखिए मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि वित्त मंत्री के बजट भाषण में पेपर लीक की घटना का जिक्र क्यों हुआ, ये समझ से परे है। मुझे लगता नहीं कि ना इस बारे में कोई चर्चा हो रही थी, सिर्फ जब वित्त संबंधी मामलों पे और खास करके बजट पे बात हो रही है। और आज मुख्यमंत्री जी ने जब उस पे मुख्यमंत्री जी का जब उस पे रिप्लाई आया, उस पे भाषण आया मुख्यमंत्री जी का, तो देखिए ये दुर्भाग्य की बात थी कि मुख्यमंत्री जी ने इमरजेंसी की बात की, जबकि बात ये होनी चाहिए थी कि भाई हमारे द्वारा बजट में ये घोषणाएं की गई और हम इनको इस माध्यम से पूरा करेंगे। और हमारे भाजपा के घोषणा पत्र में ये बातें थी जिसमें से हमने लगभग इतने % हिस्सों को उसको हमने टच कर लिया है। परंतु देखिए मतलब ये लोग ये चाहते हैं कि भाई विपक्ष जो है वो किसी तरीके से हंगामे की हम कुछ ऐसा बोले कि विपक्ष चौंक जाए, विपक्ष हमारा विरोध करे, हंगामे की भेंट चढ़ जाए, या फिर जो भी चीजें लोग मेन मुद्दों से ध्यान डाइवर्ट हो जाए। लेकिन मैं इस बात को आपसे कहना चाहूंगा कि जो इनके द्वारा जो लेखानुदान में जो बातें की गई थी उसमें देखिए इन्होंने जो बातें की थी उसमें इन्होंने 1500 करोड़ रुपए सड़क का प्रावधान किया था। परंतु मुख्य बजट जब वित्त मंत्री जी के द्वारा पेश किया गया तो वित्त उप मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं बताया कि हमने 1500 करोड़ रुपए कहाँ खर्च किए। इसी प्रकार देखिए उन्होंने उसमें 200 मंदिरों के पुल पे 300 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की थी लेखानुदान में, जबकि हमारे द्वारा तो सिर्फ 100 करोड़ रुपए तो अकेले जयपुर के गोविंदेव जी पे खर्च किए गए थे। और जब ये अब दोबारा जब इस बजट के अंदर आते हैं ये लोग, ये तो उसके 300 करोड़ की जगह सिर्फ 100 करोड़ रुपए की प्रावधान रखते हैं मंदिरों के लिए। इसी प्रकार से देखिए 70,000 नौकरियों की इन्होंने बात कही, तो लेखानुदान में 70,000 नौकरी की बात करना फिर मुख्य बजट में आकर के, जबकि ये नहीं बता पाए कि हमने कितनी वैकेंसियां निकाली थी। कांग्रेस के समय की वैकेंसियों को आप रोक देते हैं, जो प्रक्रिया दी है, जिनके एग्जाम्स हो चुके हैं या फिर जो इंटरव्यू में जानी थी या फिर जिनके कुछ होना था, उनको आप रोक देते हैं, फिर उनको बाद में परेशान करते हैं, बाद में उनको आप अपनी बता करके लोगों का जो श्रेय लेना चाहते थे वो ठीक नहीं है। दूसरी बात देखिए, हमारे सरकार में आने से पहले हम जब सरकार में थे, ये लोग जब सरकार में आए उससे पहले ये लोग बिजली पर, पेट्रोलियम पे बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि की को कम करने के लिए कहते थे कि भाई हम जो राजस्थान में भी हमारी सरकार बन जाती है तो हम इसको पेट्रोल को 100 रुपए से भी कम, जो बराबर के पड़ोसी राज्यों में उत्तर प्रदेश में या हरियाणा में या दिल्ली में पेट्रोल जिस भाव बिक रहा है, तो देखिए वहां पर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। बिजली की दरों का ये बड़े हल्ले मचाया करते जब हमारी सरकार थी कि साहब राजस्थान में सबसे महंगी बिजली है। देखिए मीना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पूर्व आपको भी ध्यान है कि इन्होंने पहले तो फ्यूल सरचार्ज था उसको जो हमारे द्वारा खत्म कर दिया गया, तो उसको इन्होंने लागू करा। फिर आज जो है खबरें, फिर उसके बाद दूसरी स्टेप इन्होंने ये करी कि जो हमारे द्वारा जो उपभोक्ता को रजिस्ट्रेशन किया जाता था कि 100 यूनिट बिजली फ्री के लिए, उसको इन्होंने बंद करके 2 वर्ग बांट दिए कि एक वर्ग ऐसा है कि जिसको 100 यूनिट बिजली फ्री मिलती रहेगी और एक वर्ग ऐसा है कि जो रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवा पाएगा। दूसरी बात देखिए, इन्होंने आज जो है स्थायी शुल्क में बढ़ोतरी करी। तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि बजट जो है कुल मिलाकर के बजट भी और बजट पे दिया गया भाषण भी
निराशाजनक है, तथ्यों से बिल्कुल परे है, भाजपा के घोषणा पत्र से परे है, और बाकी अब आगे तथ्य तो इम्प्लीमेंट क्या होता इतने है ज्यादा थे, तथ्य तो इतने ज्यादा थे कि मुख्यमंत्री को पढ़ने में परेशानी आ रही थी, इतने सारे तथ्य लेकर आए थे। लेकिन जो सवाल उठाया है पौरुष भारद्वाज ने, एक एक करके उनको समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल बजट भाषण में मुख्यमंत्री के क्या इन सब की जगह होनी चाहिए। पहले तो डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, मैं आपके पास आ रही हूँ, आपने भी सुना होगा पूरा बजट पर मुख्यमंत्री जी का भाषण। पहला, आपकी प्रतिक्रिया, कैसा कैसा भाषण रहा उनका, कितना प्रभाव, कितना असर छोड़ पाए मुख्यमंत्री। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, ईयरफोन हटा दीजिए, आप इजी रहेगा ज्यादा बात करने में। जब तक आप जुड़ते हैं तब तक मैं गोविंद चतुर्वेदी जी आपके पास आ रही हूँ, राकेश जी उसके बाद आपके पास आऊंगी। गोविंद चतुर्वेदी जी, आपने भी भाषण अगर मुख्यमंत्री का पूरा सुना, समय निकाल पाए, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? मीना जी, अगर बहुत शुरुआती रिएक्शन मेरा है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल मुझे लीग का बजट दिखाओ, और लीग के बजट से मतलब जो जवाब था मुख्यमंत्री जी का वित्त विधेयक पर और विनियोग विधेयक पर, दोनों पर, वो जवाब बिल्कुल परंपरागत था। उसमें कुछ भी नयापन मुझे नहीं दिखा, नया सोच भी नहीं दिखा, नई दिशा भी नहीं दिखी। और जो राजस्थान के लिए आज की तारीख में बड़े मुद्दे हैं, बने हुए हैं या आगे आने वाले समय में बनने के लिए दिख रहे हैं, उन पर मुझे कोई बहुत बड़ी दिशा इस जवाब में नजर नहीं आई। लेकिन ये भी सही है जो आप कह रही हैं कि आंकड़ेबाजी और ये सब, ये इतनी हो जाती है, और आंकड़े कौन बनाता है, कौन देता है, वो आप और हम सब जानते हैं। तो जो उनका मूल सोच है, किसी भी राजनेता का जो मूल सोच होता है, वो मूल सोच मुझे इसमें परिलक्षित होता हुआ नहीं दिख रहा, सिवाय जी, इसके कि वो अधिकारियों के दिए हुए आंकड़े पढ़ दिए। मुख्यमंत्री की खुद की सोच रिफ्लेक्ट नहीं हुई आज के उनके भाषण में। खूब शायरी हुई, उन्होंने 5-6 कविताएं पढ़ी, अलग अलग शायरों की, अलग अलग समय काल की। नेता प्रतिपक्ष का नाम बार बार लिया, कई बार लिया, प्रधानमंत्री का नाम कई बार लिया। राकेश वशिष्ठ जी, आपका क्या सोचना है बजट को लेकर, जो गोविंद चतुर्वेदी जी ने कहा, पौरुष भारद्वाज जी ने कहा? देखिए, मैं पौरुष भारद्वाज जी ने जो कहा वो अपनी पार्टी लाइन के अनुरूप उन्होंने कहा, और उनको ऐसा कहना भी चाहिए, क्योंकि जब पार्टी लाइन को लेकर के कोई बात होती है तो नज़रिया थोड़ा चेंज हो जाता है। हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम पक्ष और विपक्ष, अच्छे और बुरे दोनों की बातों का अपनी तरफ से ये कोशिश करते हैं कि उसको सही रास्ते पर सही ढंग से काम करने की आगे बात करें। अब बात ये भी आ रही थी, हमारे पड़ोसी कह रहे थे कि साहब मुख्यमंत्री को ये बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। नेता प्रतिपक्ष का भाषण सुने तो उन्होंने ऐसी क्या बात कह दी, उनका वो पुरानी सारी डर रहे थे, पुरानी बातें कहनी थी तो उनका जवाब भी देना था। अगर जवाब नहीं देते तो ये संदेश जाता कि इनके पास जो नेता प्रतिपक्ष ने जो सवाल उठाए उनका कोई जवाब नहीं। मेरे मानने से यह है कि भाजपा ने जो घोषणा पत्र जारी किया और मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से आज अपनी कुछ घोषणाएं की बजट भाषण को लेकर के, उसमें काफी बदलाव है। और देश प्रदेश में अगर ये घोषणाएं इम्प्लीमेंट हो गई, और जिसकी मैं उम्मीद करता हूँ सकारात्मक रूप से, तो ये प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात होगी। अब एक बात है, खैर मेरी तो बात छोड़ी, वो भरतपुर को उन्होंने प्रकाश अधिकरण बनाया, ये बहुत अच्छी बात है। इससे भरतपुर का आमूल काफी कुछ परिवर्तन होगा। कई योजनाएं जो रुकी पड़ी थी वो सारी पूरी होंगी। और हालांकि कुछ लोगों की निगाह में ये भरतपुर के लिए ज्यादा बजट देना कुछ अखरता है, लेकिन जो भी कारण है
पिछले बजट में भी उन्होंने 7,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था भरतपुर जिले के लिए। ये विकास प्राधिकरण की नई बातें हैं, लेकिन जो 2-3 बातें बड़ी अच्छी की हैं उन्होंने। एक तो जो 10,000 की आबादी वाले गांवों को जोड़ने के लिए जो रोड बनेगी वो कंक्रीट की बनेगी, आरसीसी की बनेगी। और आरसीसी की जो रोड बनती है वो डाबर की रोड से कहीं ज्यादा बेहतर होती है और कहीं ज्यादा टिकाऊ होती है, क्योंकि डाबर की रोड तो बरसात आई नहीं और वो खत्म हुई नहीं जैसा होता है, लेकिन आरसीसी की रोड कई साल, उनकी जो जीवन लाइफ लाइन है वो कई साल होती है और उसके मरम्मत करना भी बड़ा आसान होता है। दूसरी उन्होंने एक ये घोषणा की रिम्स की, मेरे ख्याल से ये एसएमएस को ही उसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये एक अच्छी बात होगी राजस्थान के लोगों के लिए कि आपको एम्स की कैटेगरी का एक जयपुर में, क्योंकि राजस्थान में चूंकि एम्स जोधपुर में खुल चुका है इसलिए दूसरा खुलने की तो कोई संभावना कम नजर आती है। रिम्स के माध्यम से यहाँ प्रदेश के जो मरीज लोग हैं उनको काफी कुछ तक सहायता मिलेगी, ये रहेगी। अब आएगी विदेश बजट। अब हमारे पड़ोस जी कह रहे थे लोग लेखानुदान में जो कहा उसका कुछ पता नहीं, कभी कोई सरकार नहीं बताती इस तरह की बातें। और लेखानुदान केवल 4 महीने के लिए ही था, अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक का ही था, और उसके लिए जो बजट था, जो घोषणाएं थी, वो तो आपके काम भी शुरू हुए। अब एक बात उन्होंने कही साहब, नौकरियों की बात, 20,000 नौकरियां लगी हैं, तो एक ये तो एक अनवरत प्रक्रिया है, लेकिन क्रेडिट तो इसी गवर्नमेंट को जाएगा, इनके समय में लगी। आगे का उन्होंने रोड मैप बता दिया, युवाओं को कुछ संतुष्ट करने की भी कोशिश की है कि उन्होंने जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने की जो सीमा है वो 33% और 40% की है, 35% और 40% की है। चाहे इसका नतीजा क्या आएगा ये तो आगे पता लगेगा, लेकिन युवाओं को थोड़ा लगेगा कि सरकार हमारे पक्ष में कुछ देखने की बात कर रही है। अब आपको रोड ट्रांसपोर्ट बड़ा क्रांतिकारी कदम है। अगर 1,000 बस राजस्थान के शहरों में ई बस चलेंगी तो ये काफ़ी, और ये सफल हो गई बात, तो राजस्थान के लिए बहुत सुखद बात होगी। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे के लिए जो आपकी बीजेपी सरकार का, मोदी का जो विजन है वो उसको पूरा करने में सफल होंगे, क्योंकि वो इस बात पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि डीजल पेट्रोल के वाहनों को कम से कम किया जाए और ई बस और ये ई व्हीकल्स को ज़्यादा प्रमोट किया जाए। इसके अलावा उन्होंने सबसे बड़ी जो बात की, राशन कार्ड होल्डरों को, सभी राशन कार्ड होल्डरों के लिए उन्होंने गैस का सिलेंडर 450 रुपये में देने की घोषणा की, जो अब तक शायद ESW और अंतिम जो दूसरी योजना वाले तो 2 लोगों को मिलता था। राशन कार्ड धारक जितने भी हैं सभी को 400 रुपये में देने की जो घोषणा की है, ये भी एक अच्छा कदम है। इसके अलावा अब आप हमारे पड़ोसी का मैं भाषण सुन रहा था, उनको मैंने कहा इनको तो बोलना भी चाहिए और कहना भी चाहिए, लेकिन पिछले 7 महीने के दौरान हमको कुछ अंतर अब दिखाई देने लगा है, कार्रवाइयों में दिखाने लगा है। मैं तो भरतपुर बैठा हूँ, जयपुर में तो मुझे पता नहीं, लेकिन भरतपुर में हालत ये है कि कर्मचारियों के ऊपर थोड़ी नकेल कसी है और वो टाइम से पहुंचने लगे। जो पहले कर्मचारी आपके 10:30 और 11 बजे से पहले नहीं पहुंचते थे, 4-4:30 बजे 5 बजे वापस चलते थे, अब रुकने लगे। उनको डर रहता है कि कभी भी आकस्मिक निरीक्षण हो सकता है, हो रहा है, तो उसका भी रिजल्ट है सारे। तो मेरे हिसाब से तो ये बजट अच्छा है, राज्य की प्रगति के लिए अच्छा है। और आपके कई बातें आई, अब एक हमारा भाषण नेता प्रतिपक्ष बोले कि जो हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा है कि साहब हम तो बरसात में पानी देंगे, इसके अलावा बरसात के पानी का ही उनसे सब समझौता है। और उससे सबसे मुझे जहाँ तक ध्यान है, गोविंद चतुर्वेदी जी को भी ध्यान होगा कि शायद भैरव सिंह जी के समय से ही बात शुरू हुई थी। भैरव सिंह जी के समय में हरियाणा गवर्नमेंट से ही बात हुई थी, जो उनका बरसात का जो सरप्लस पानी है उसको देने वाली बात थी। भरतपुर में एक गुड़गामा कैनाल खुदी थी, उसमें पानी आने वाला था। आज भी आपके सांतरुप कैनाल से जो है बर्ड सेंचुरी पानी उसी में जब भी आता है बरसात के दिनों में। इस तरह की बातें टेक्निकल बातें हैं, तो मेरे हिसाब से बजट ठीक है, अच्छा है। कुल मिलाकर बजट में बहुत सेक्टर्स को एड्रेस करने की कोशिश है आपके मुताबिक। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, मुख्यमंत्री का ये पहला बजट पर रिप्लाई था, आप कैसे देख रहे हैं, आपने कैसे देखा, आपके वहां पर किस तरह की चर्चाएं हैं? मुख्यमंत्री एक तो घोषणाएं करते हैं, एक मुख्यमंत्री अपनी बात को रखते हैं,
तो एक उनकी घोषणाओं का असर होता है, एक उनकी बात का प्रभाव होता है। क्या नजर आ रहा है आपको? आपका ऑडियो नहीं आ रहा है सर, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। उज्जवल प्लीज सर को इतना परेशान मत करो, पहले ऑडियो चेक करो, उसके बाद कनेक्ट करो वापस। मीना जी शायद उन्होंने बंद कर रखा है ऑडियो अपना। जी जी डॉक्टर साहब ऑडियो ऑन करिए आप अपना। डॉक्टर मुनीश अरोड़ा वापस कनेक्ट करें, तब तक पौरुष भारद्वाज जी आपको लगता है कि आपातकाल की बात नहीं करनी चाहिए थी? आपको लगता है कि मुख्यमंत्री ने इसमें बजट भाषण में पेपर लीक की बात क्यों की, वो नहीं होनी चाहिए थी? इस तरह की जो चीजें आपको लगता है जो नहीं होना चाहिए था लेकिन जो हुआ उसको आप कितने नंबर देते हैं? बहुत सारी चीजें जैसे राकेश जी ने कहा, बहुत सारा प्रदेश के विकास के लिए रोड मैप सरकार ने जो अपना विजन रखने का प्रयास किया है, उसमें तो प्रदेश के हित में आप देखते हैं उसको? देखिए मीना जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि जैसा अभी चतुर्वेदी जी कह रहे थे कि भाई बजट जो उनको लगा कि लीक वाला बजट है, लीक से हटके इसमें कोई चीज नजर नहीं आई। देखिए बजट जो होता है उसमें बजट में दो तरह की चीजें परिलक्षित होती है। एक तो जो रूटीन की चीजें होती है, जो सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, हमारी हो, या मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो, चाहे उनकी पार्टी के कोई से भी मुख्यमंत्री हो, हमारी पार्टी के हो, तो वो एक 70 या 80% हिस्सा जो होता है वो रूटीन का रहता है, उसमें कुछ चेंज नहीं होता। परंतु जब कोई सरकार चेंज होती है और वो जिन वादों के साथ जनता के सामने अपना चुनावी घोषणा पत्र रखती है, या फिर मुख्यमंत्री जी जो होते हैं उनकी खुद की भी एक अपने जीवन में कोई भी आदमी पॉलिटिकल करियर शुरू करता है। मैंने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया, मेरे दिमाग में एक लक्ष्य है कि कभी मुझे भगवान ने मौका दिया कि मैं किसी ऊंची जगह पहुंचा, तो मैं जाकर के मुझे ये करना है वो करना है। तो देखिए फिर वो जब आदमी जब उस जगह पहुंच जाता है, उसके आने के बाद भी यदि वो नौकरशाही के द्वारा लिखे गए बजट को ही अगर पढ़ रहा है, तो मेरे हिसाब से निराशाजनक है। देखिए दूसरी बात, उन्होंने एम्स को रिम्स बनाने की बात की, निश्चित तौर पर स्वागत का विषय है, परंतु उसमें प्रश्न चिन्ह जब खड़ा होता है कि जब हमारे द्वारा शुरू की गई चिरंजीवी योजना को मुख्यमंत्री जी की सरकार जो है उसको 25 लाख रुपए की राशि को घटा करके उसको 5 लाख रुपए लोग कर देते हैं, और उस पर भी 6 महीने तक असमंजस बना रहता है। मीना जी मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहना चाह रहा हूं कि जब तक इस मामले में असमंजस नहीं होता, 6 महीने तक एसएमएस के अंदर ऑपरेशन में तारीखें मिल रही थी। निजी अस्पताल तो छोड़ दीजिए, राज्य का जो सबसे बड़ा अस्पताल है वहां पर भी बड़े मरीजों को नहीं लिया जा रहा था कि भाई अभी सरकार ने स्थिति स्पष्ट नहीं की। और देखिए दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जब हम है ना एम्स की तर्ज में रिम्स बनाने की बात करते हैं, तो देखिए फिर उसके साथ साथ हमें शिक्षा के क्षेत्र में भी ध्यान देना चाहिए। जब हम एम्स में को रिम्स बनाने की बात करते हैं तो हमें केंद्रीय विद्यालय के समकक्ष राजस्थान में विद्यालय बनाने की बात करनी चाहिए थी, और इस मामले में हमारी सरकार ने पहल करते हुए महात्मा गांधी विद्यालय खोले। हालांकि आप भी इस बात को जानते हैं कि पहला कदम बढ़ाना ही एक अपने आप में बड़ी बात होती है, और पहले कदम में व्यक्ति 100 कदम पौरुष जी महात्मा गांधी पे फिर चर्चा करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं बजट भाषण की, मुख्यमंत्री के, उसमें जो उन्होंने घोषणाएं की और जो उन्होंने बोला और जिस तरह से बोला। डॉक्टर मुनीश अरोड़ा आए थे, मैं चाहती थी पहले उनके पास जाऊं, लेकिन कुछ टेक्निकल परेशानी से वो देखिए दूसरी बात मैं सिलेंडर के मामले में कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी ने 450 रुपए का जो सिलेंडर मुफ्त राशन वालों को देने की घोषणा करी, निश्चित तौर पे स्वागत योग्य कदम है। परंतु जब मुख्यमंत्री जी अधिकतर योजनाएं कांग्रेस की कॉपी कर रहे थे, उनको इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए था कि हमने हमारे चुनावी घोषणा पत्र में हर जनसाधारण को 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया था। हालांकि शुरुआत जो हमने इसकी जो उज्ज्वला योजना जो धारक थे उसकी शुरुआत सबसे पहले हमने करी, और हमारी द्वारा योजना शुरू करने का असर था कि प्रधानमंत्री जी दबाव में, उन्होंने पूरे भारतवासियों के लिए जो सिलेंडर 1150 रुपए का 1130 रुपए का सिलेंडर था, उसका दाम घटते घटते वो आज हमें 830 रुपए में जनसाधारण को उपलब्ध हो रहा है। परंतु सिलेंडर यदि जनसाधारण को भी 450 नहीं, चाहे 500 में या 600 में, मतलब और जनसाधारण के लिए भी सरकार की तरफ से रेटें कम होती, निश्चित तौर पर और भी ज्यादा स्वागत योग्य होने की बात थी। दूसरी बात देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जब केंद्रीय बजट आया, देखिए मीना जी इसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन स्टेट बजट में और सेंट्रल बजट में यह है कि आमतौर पर देखा गया है कि पहले सेंट्रल का बजट आता है, उसमें राज्यों को उनका हिस्सा अलॉट होता है, उसके बाद में फिर राज्य अपना बजट प्रस्तुत करते हैं। परंतु इस वाले मामले में देखा गया कि मुख्यमंत्री ने बताया ना, प्रधानमंत्री ने राज्य को क्या क्या दिया है। आप क्यों छोटी छोटी बातों में उलझे हैं, पहले यहाँ पहले वहां? नहीं, अभी तो जो अब है स्थिति उसके
की बात करिए ना पौरुष जी। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने अब करेक्शन कर दिया मीना जी, लेकिन उससे पहले जो राज्य का बजट पेश किया गया, तो देखिए इसको तकनीकी खामी तो नहीं कही जा सकती ना, इसको इनको रुकना चाहिए था, इनको बजट पेश करने के लिए, पहले पहले भी हुआ सेंट्रल का है बजट पेश होना इतिहास चाहिए। में, ऐसा तो नहीं है कि भाई पहली बार हुआ है, इससे पहले भी हुआ 31 है। जुलाई लास्ट थी इसकी बजट के पास होने की, और सेंट्रल के लिए जो टाइम है वो 31 अगस्त का है, इसलिए ये पहले होना पड़ा। और देखिए और इस तरह आपको ये दूसरी बता दूं, बात, 93 में भी इस तरह से हुआ था। कोई टेक्निकल और देखिए आवश्यकता थी नहीं तो 1 तारीख से खर्चे रुक जाते, वेतन रुक जाता कर्मचारियों का। देखिए मैं दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, कर्मचारियों की बात चली, ओपीएस पे सरकार का बिल्कुल मौन जो है वो निश्चित तौर पे सेंट्रल बजट में भी और स्टेट बजट में भी एक आश्चर्य में डालने वाला विषय है कि जो सरकार जिन कर्मचारियों के दम पे हर सरकार जो है अपने लक्ष्यों को निर्धारित भी करती है, लक्ष्यों को पूरा भी करती है, उन कर्मचारियों को अदरजूल में छोड़ना निश्चित तौर पे देखिए दुर्भाग्य का विषय। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हम जब बात करते हैं तो उसकी ईआरसीपी की हमने बात करी, तो ईआरसीपी के लिए भी विस्तृत व्याख्या। पौरुष जी प्लीज, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा आप अपना ऑडियो ऑन करिए ताकि आप अपनी बात को बोल सके। आपका अभी ऑडियो ऑफ नजर आ रहा है हमको। आपका डिवाइस की कुछ इशू लग रही है मुझे, जिस फोन से या मोबाइल से या लैपटॉप से आप कनेक्ट हैं उसमें कुछ इशू है, और वो उसको रीस्टार्ट करवा लें, आपका जो डिवाइस है उसको एक बार। वो कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कई बार नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं। गोविंद चतुर्वेदी जी, पौरुष जी देखिए, टू द पॉइंट बात करेंगे तो थोड़ा हमारे दर्शक जनता राजस्थान की ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएगी कि कांग्रेस पार्टी की दिक्कत क्या है। सवाल ये गोविंद चतुर्वेदी जी की आज नेता प्रतिपक्ष का भाषण भी हुआ, वो भी उसको लेकर भी तमाम रिएक्शन आए, और मुख्यमंत्री का भाषण भी हुआ। राजस्थान में जब मुख्यमंत्रियों के भाषण की चर्चा होती है तो वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, भैरव सिंह शेखावत जैसे नाम, हाल ही के उससे पहले के भी बड़े दिग्गज नाम, तो उनसे जब तुलना होती है और भजनलाल शर्मा के भाषण को आप देखते हैं, उनकी प्रस्तुति को आप देखते हैं, तो एक तरफ तो ये आपने बताया कि कुछ सोच रिफ्लेक्ट नहीं हुआ मुख्यमंत्री का, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अपनी बात को कन्वे कितना बेहतर ढंग से कर पाए। नहीं मीना जी, डॉक्टर साहब का ऑडियो ठीक है सर। गोविंद जी मैं आपके पास वापस आ जाती हूँ प्लीज, क्योंकि बहुत देर से वो जूझ रहे हैं। मुनेश अरोड़ा जी, डॉक्टर साहब जरा बताइए कैसा रहा आज का बजट भाषण मुख्यमंत्री का? अभी ठीक है सर, आप बोलिए। जी जी गोविंद जी प्लीज आप कंटिन्यू करें, सॉरी सर। नहीं कोई बात नहीं, जो आप कह रही थी मैं उस चीज को पहले जो जवाब दिया संक्षिप्त उसमें जोड़ना चाह रहा था, तो मैंने कहा आगे दूंगा। आज हम जब विपक्ष के नेता की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में भैरव सिंह शेखावत है। आज जब हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो जो आपने कहा वो सही है कि हम अशोक गहलोत को या वसुंधरा राजे सिंधिया को या हरदेव जोशी को या भैरव सिंह शेखावत को या शिवचरण महतो को, इन लोगों को देखते हैं। निश्चित तौर पे ये अब जो एक परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन में मुख्यमंत्री के पद पर भी नए आदमी हैं, वो तो पहली बार ही विधायक बने हुए हैं। विपक्ष के नेता टीकाराम जूडी हैं। आमतौर पर ये कहा जाता है कि कांग्रेस को विपक्ष के रूप में कम अनुभव है, बीजेपी को सत्ता का कम अनुभव बताया जाता था, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने बहुत ज्यादा अनुभव ले लिया जो पिछले वर्षों में जो कुछ भी हुआ है। खैर लेकिन बिल्कुल सही है कि मुख्यमंत्री के रूप में पहले भाषण को मैं उनके को अप्रिशिएट इस नाते से करता हूं कि जो उनको कहना था वो उन्होंने प्रभावी रूप से कहा। उसमें कहीं दाएं बाएं कोई सवाल आए भी नहीं, स्पीकर ने वो सवाल अलाउ भी नहीं किए। और हम जानते हैं कि जब सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होते हैं किसी भी डिबेट में, तब जवाब देने वाले की काबिलियत का पता चलता है। लेकिन इसको बिना टच किए हुए जितना उन्होंने कहा वो ठीक कहा। मैंने जो अपनी बात कही थी कि मुझे कोई सोच नजर नहीं आया उनका खुद का या राजस्थान को आगे ले जाने का जो अभी तक की स्थितियां हैं उनसे अलग तौर पे। देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे पिछले बजट उन्होंने रखा। आप और हम सब सहमत होंगे कि असहमति की गुंजाइश जिनको रखनी है वो रख सकते हैं, लेकिन हम सहमत होंगे कि उसमें बिल्कुल एक क्लियर डायरेक्शन था कि समाज के गरीब तबके के लिए, पिछड़े लोगों के लिए
तो पिछले 2-3-4 बजट में चिरंजीवी योजना से लेके ओपीएस तक जो भी राजनीति, तो राजनीति में होने वाला हर आदमी करता है, करनी भी चाहिए। आजकल तो बाबा जी राजनीति करते हैं, तो राजनेताओं को तो राजनीति करने का पूरा हक है। लेकिन इस नाते से अपन देखें तो एक थॉट दिख रहा था, अब इसमें मुझे वो नजर नहीं आया। एक जी छोटी सी बात मैं अपनी जोड़ता हूँ कि मुद्दे जहां दिखते हैं, अभी हम रिम्स की बात कर रहे थे साथी, रिम्स आना बहुत अच्छी बात है, एम्स आना बहुत अच्छी बात है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलना बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज या कल में ही हम सब लोगों ने खबर पढ़ी होगी और हम हर जगह देखते हैं कि जितने मेडिकल कॉलेज बन गए, ये देश का इशू है, राजस्थान की भी बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं इसलिए कह रहा हूं, फैकल्टी की क्या स्थिति है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज जैसे सबसे पुराने मेडिकल कॉलेज में आज स्थिति है कि जो आज के 15 साल पहले फैकल्टी 80 और 85% होती थी हर डिसिप्लिन में, हर ब्रांच में, मेडिसिन हो, सर्जरी हो, गैस्ट्रो हो, जो भी हो, आज 50% के आसपास है वहाँ। और जी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो फैकल्टी कौन है, कैसी है, उसके बारे में हम कभी और बात कर सकते हैं। तो ऐसे इशूज पे अगर हम जाते, इनकी बात करते, चाहे वो ईआरसीपी हो, एक रिफाइनरी का बड़ा इशू है, रिफाइनरी नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री जी ने उठाया, लेकिन उन चीजों पर अगर बहुत एक रोड मैप के साथ बात होती तो शायद मैं 10 में से 10 नंबर देने की बात करता। जी 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 राकेश वशिष्ठ जी, हाँ डॉक्टर जी। मुनीश अरोड़ा, आप सुन पा रहे हैं हमको? डॉक्टर साहब नहीं सुन रहे। आज बैठ नहीं रहा उनका काबू। डॉक्टर साहब समझ रहे क्या समस्या हो गई? डॉक्टर मुनीश अरोड़ा नहीं, वो कई बार फोन का ऑडियो जो है वो ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाता है, समझ नहीं पाते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस जो हैं वो अपने हिसाब से चलते हैं, कई बार आवाज भी फोन से खोल कनेक्ट रखी कर हो। लेते हैं जी, उनको ऑडियो जा भी नहीं रहा है और आ भी नहीं रहा है उनका, तो माफी चाहते हैं डॉक्टर साहब। आज राकेश किसी जी को अलग अलग से कह के उनका बात करा सकते हैं, कोई एक साथी की उनसे जी बात। जी जी, उज्जवल एक बार फिर से ट्राई करो प्लीज, उनका पर्सनल एक बार बैक स्टेज ट्राई करके फिर कनेक्ट करो प्लीज। राकेश वशिष्ठ जी, जो हाँ बात जी। गोविंद चतुर्वेदी जी ने कही कि तुलना मुख्यमंत्री की जिनसे होती है वो बड़े नाम थे, मुख्यमंत्री ने आज जो कॉन्फिडेंस दिखाया और जिस तरह से अपना बजट रखा, उसमें स्टेट को लेकर एक क्लैरिटी जो अशोक गहलोत जी की थी, उसकी कमी महसूस हुई। हालांकि हालांकि भजन लाल शर्मा ने आज सदन में बहुत सारी उन योजनाओं का जिक्र किया जिनकी घोषणा तो अशोक गहलोत जी ने की, लेकिन उनको शुरू नहीं कर पाए और बाकायदा सिलसिलेवार उन्होंने गिनाई सदन में। तो आप भी महसूस करते हैं कि यहाँ पर भजन लाल जी को और ज्यादा अपने थॉट प्रोसेस में स्टेट को लेकर स्पष्टता की जरूरत है? देखिए मीना जी, मैं बड़े भाई गोविंद जी की बात से कुछ हद तक तो सहमत हूँ। वो साइकोलॉजिकल तो कारण है उसका। कारण ये है कि जब हम परिकल्पना करते हैं भैरव सिंह जी शेखावत की, हरदीप जी जोशी जी की, आपके शिवचरण माथुर जी की, अशोक गहलोत जी की, वसुंधरा राजे की, तो उसके उस परिकल्पना की शेडो में जब हम वर्तमान मुख्यमंत्री को देखते हैं तो इस तरह के विचार आने स्वाभाविक है, जो गोविंद चतुर्वेदी जी ने कहा, और यही सबसे बड़ी उनके लिए नकारात्मक स्थिति है मुख्यमंत्री जी के लिए। हालांकि उस नकारात्मक को वो साफ करते जा रहे हैं, जिस तरीके से वो धीरे धीरे कदम अपने मजबूती से बढ़ा रहे हैं। जो आदमी कभी सरपंची का चुनाव ही लड़ा और एक निर्दलीय ही मान के चलो लड़ा, उसको कोई ज्यादा तजुर्बे नहीं कर सकते। और वो प्रदेश में भी जब महामंत्री थे तो संगठन में कितना काम कर पाते हैं ये तो गोविंद चतुर्वेदी जी खूब समझते हैं। जिस तरह के होते हैं वहां तो जिस तरह से काम होता करता है। इसके बावजूद भी उनको इतना बड़ा दायित्व जो किया
और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने उनके ऊपर विश्वास किया, वो एक बहुत बड़ी बात है। और इसकी कल्पना तो शायद भजन लाल जी ने भी नहीं की होगी। भजन लाल जी भी इस बात की उम्मीद कर रहे होंगे एमएलए का चुनाव जीतने के बाद मेरा कहीं मंत्रिमंडल में नंबर, बड़ी हकीकत बात कर रहा हूं मैं। अब ये हमारी समस्या है। हाँ, लेकिन जिस तरीके से अब चुनाव का वो मामला तो निकल गया, अब उनका काम करने का है। और जिस तरीके से 4 जून के बाद इन्होंने अपनी जो कार्यशैली दिखाना शुरू किया है, वो इस बात को जाहिर करता है कि वो पारी लंबी खेलने वाले। क्योंकि शुरुआत में हम भी पत्रकारिता में आए, गोविंद जी भी पत्रकारिता में आए, आप भी पत्रकारिता में आए, तो शुरू में हम लोग भी झिझकते थे कोई काम करने में, और 4 लोगों से सलाह मशवरा करके कोई काम करते थे। आज हम ये इस स्थिति में आ गए, हम जो लिख रहे हैं, हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, हमको किसी दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक तजुर्बे की बात है, वो तजुर्बा इनको आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अब स्थिति ये है कि भजन लाल जी की नीयत बिल्कुल साफ है। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, तो आपको मालूम है नीयत बिल्कुल साफ है। और नीयत साफ रख के जब जो पार्टी हाईकमान जो जिस तरह के उनकी कार्य करना चाहती है वो करेंगे, तभी वो अपनी राजनीतिक अगली पारी खेलेंगे। नहीं तो उनको जब लगेगा कि उनके अनुरूप रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो घर बैठा देंगे। उनको क्या दे लगने नहीं आदमी, कोई लॉबी भी नहीं है, 2-4 एमएलए भी शायद इनके साथ अभी गुट के साथ नहीं बने होंगे। तो इसलिए इनको बड़ी संभल के सारे काम करने वाले हैं। हमारे भौरोस भाई कह रहे थे कि साहब उन्होंने ब्यूरोक्रेसी ने बजट बनाया, उन्होंने तो बनाया नहीं। राकेश जी, वो तो हर बार बजट ब्यूरोक्रेसी बनाती है। नहीं, मैंने ये बात नहीं कही, आपातकाल का जिक्र करने की मुख्यमंत्री को जरूरत थी क्या? आपातकाल का जिक्र मुख्यमंत्री ने क्यों किया? देखिए मीना जी, जब भाषण होता है ना, प्रतिपक्ष ने कौन सी बातें उठाई, कांका की बातें की। और जब आदमी फ्लो में बोलता है, हम भी जब फ्लो में बोलते हैं ना, अब गोविंद जी भी जब फ्लो में बोलेंगे, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो हम कह जाते हैं, जो कि नहीं, ये तो बाकायदा मुख्यमंत्री ने सिलसिलेवार लिखे हुए पॉइंटर्स के तहत इस बात को रखा, इसलिए ये फ्लो का नहीं था। उन्होंने सोच समझ के प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जब लोकसभा चुनाव के दौरान जब संविधान की बात उठा करके कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से प्रचारित किया, उसको आपको ध्यान हो, तो उसके बाद ही मोदी के भाषण में आपका ये 75 का आपातकाल का जिक्र आया। आपको ध्यान नहीं होगा 75 की स्थिति, हमको पता है क्या स्थिति हुई थी। और जो पीढ़ी आज जो कम से कम 60 साल की 55 साल की होगी, उसको भी ध्यान नहीं होगी कि आपातकाल में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो इतिहास के रूप में उनको बताना भी जरूरी है कि आपको उस समय जो आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आप जो है संविधान की बात करते हैं, तो आपने क्या किया था। और कई घटनाएं, मैं तो जिक्र नहीं करना चाहता इसमें, डिबेट हो तो उस टॉपिक पे तो और भी हम जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि अलग सारा हो जाता है। तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि क्या सामयिक है क्या सामयिक नहीं है। वो ठीक है, उन्होंने अपने जैसा उचित समझा कहा, लेकिन उसको हम नेगेटिव सेंस में भी नहीं ले सकते। भाषण में सब तरह की बातें की जाती हैं और उन्होंने करनी भी चाहिए। वो नेता सदन है। अभी हमारे कुछ, आपको ध्यान हो तो पिछले डिबेट्स में कुछ नेता इस बात पे भी कर रहे थे कि हमारे सीएम क्यों देंगे जवाब, जबकि वित्त मंत्री मौजूद है। भाई वो तो सदन के नेता हैं, उनको जवाब देने का अधिकार है, जवाब क्यों नहीं देंगे? सदन के नेता तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसी गंभीर बात भी नहीं है। कहा है तो प्रतिपक्ष ने भी कई ऐसे मुद्दे उठाए जो कि कई सालों से लगातार उठाते चले आ रहे हैं। तो इसलिए इसको ऐसी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा करना चाहिए। जी। तो एक बात तो राजस्थान की जनता को और राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों को जो समझने की है, जो आप सबके बात आगे मुनीष जी आगे क्या पहली बार के विधायक हैं और आवाज आ रही है? आगे
तो उनकी तुलना उनके राजस्थान के पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों से आज नहीं की जा सकती, थोड़ा उन्हें समय देना चाहिए। कुल मिलाकर उन्होंने आज बजट पर जो रिप्लाई दिया उसका सभी ने लगता है कि वो ठीक ही था, अच्छा था, उन्हें और अच्छा आने वाले समय में वो करेंगे। राजस्थान को लेकर उनकी सोच और बेहतर होगी आने वाले दिनों में। आने वाले बजट में हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री और ज़्यादा स्पष्टता के साथ अपनी बातों को रखेंगे। जैसा राकेश जी ने कहा कि वो बहुत भले सज्जन आदमी हैं, जनता से सीधे-सीधे जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में जनता के सुझावों को लेंगे और कुछ ऐसी बातें बजट में दिखी भी जिससे ये समझ में आया कि वो ज़मीन से जुड़े हुए आदमी इसलिए इन सब मुद्दों को वो बजट में लेकर आए। जैसे सड़कों को लेकर ही आपने कहा कि सड़क जो है मतलब उसमें भी समझ में आया उनका पक्ष कि वो आम आदमी की परेशानी को तुलनात्मक रूप से बेहतर समझते हैं। हालाँकि अशोक गहलोत, भैरों सिंह शेखावत भी दोनों आम आदमी से जुड़े हुए नेता थे, लेकिन फिर भी जितना काम ग्राउंड लेवल पर भजनलाल शर्मा ने किया, उतना उन लोगों को करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो बड़े नेता पहले ही बन गए थे। तो जनता से जितना बड़ा नेता बनता है, उतना जनता के बुनियादी मुद्दों से कनेक्ट भी दूर होता जाता है। पौरुष भागवत जी, आपकी आखिरी टिप्पणी ले लूँ बस। देखिए मीना जी, मैं तो इसी बात को कहना चाहूंगा कि बजट में चाहे कुछ भी घोषणा करी हो, आप परंतु मुझे सिर्फ ये बताइए, आपको बजट में कुछ अच्छा भी लगा? नहीं देखिए, मैं निश्चित तौर पे मीना जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि बजट में जो घोषणाएं की गई वे धरातल पर उतरे, तब ही बजट की सार्थकता है। और जब हम अभी जैसे इस साल का बजट पेश हुआ, जब हम अगले साल के बजट पे जब हम लोग चर्चा कर रहे होंगे, तो फिर उस समय हम आज के बजट पे चर्चा करेंगे कि भाई पिछले बजट में क्या क्या बजट घोषणाएं हुई थी, में उसमें जो धरातल पर। कुछ है, उसमें कुछ अच्छा भी है जिसे 1 साल में पूरा पहले होना चाहिए। मीना जी देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए बजट में तो सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन वो घोषणा जो है धरातल पर तो उतरे। सवाल धरातल पर उतरने का है, घोषणाओं पे सवाल नहीं है। घोषणा तो सब अच्छी अच्छी होती है। मुझे बताइए, हम लोग चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हो या हम चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं तो मंच पे खड़े होकर बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जनता को लुभाने वाली बातें करते हैं। हम लोग विधानसभाओं में खड़े होकर के बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पर वो उसका हमारा घोषणा पत्र का सक्सेस डॉक्यूमेंट रेशो है, कितना है? स्टेट का डॉक्यूमेंट है। पौरुष भारद्वाज जी, आप में इतनी ताकत होनी चाहिए विपक्ष में कि स्टेट का जो डॉक्यूमेंट विधानसभा में रखा गया उसकी कॉपी आपके पास भी आती है। कहाँ क्या निश्चित तौर हुआ, पर, निश्चित। एक-एक की ऑडिट करने का आपको अधिकार है। इसलिए बिल्कुल। आप आज ही देखिए बजट पेश करने के दिन ये सारी बातें करने की बजाय अगर मीना आप जी, अपनी मैं ऑडिट इसीलिए मैंने तुलना जो है इसकी लेखानुदान की मांगों से की। लेखानुदान की मांगे, जैसा कि राकेश जी भाई सब कह रहे थे कि भाई वो 4 महीने के लिए था, बिल्कुल मैं इसी बात से सहमत हूं। परंतु 4 महीने के लेखानुदान में 17,000 नौकरियों की घोषणा करना, 4 महीने के लेखानुदान में 1500 करोड़ की सड़कें बनाने की बातें करना, तो ये सरकार ने खुद ने अपनी हंसी उड़वाने वाली बात की है। सरकार ने खुद ने अपने प्रति अविश्वास पैदा किया। 4 महीने का टारगेट आप पूरा नहीं कर सकते 17,000 नौकरियां देने का या 1500 करोड़ रुपए की कांग्रेस सड़कों का। पार्टी के कार्यकर्ताओं को तैयार करिए, मोबिलाइज करिए, चैनलाइज करिए, गांव-गांव, कस्बे-कस्बे तक क्या काम हो रहा है रिपोर्ट मांगिए, तो सरकार क्या निश्चित कर तौर रही पर। है आपको बताना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया बिल्कुल, आप बिल्कुल। सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो न्यूज़ 24 पर मुख्यमंत्री के बजट को आपने सुना पहले, उनका जो रिप्लाई था और उस रिप्लाई के बाद तमाम जो वरिष्ठ लोग हैं उनका क्या सोचना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक प्रयास अच्छा किया है। इस प्रयास में उनको सफलता मिले, इसके लिए आने वाले हर दिन उनको और उनकी सरकार को काम करना होगा। विपक्ष को उनसे ज़्यादा काम करना होगा ताकि सरकार जो कह रही है, वो एग्ज़ीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष से ज़्यादा काम जनता को करना होगा। अगर जनता ये काम करना शुरू कर देगी, तो सरकारें बजट के आंकड़ों को ज़मीन पर, धरातल पर उतारने की उसी तरह से प्रयास भी करेगी जैसा बजट में विधानसभा के भीतर घोषणा होती है और जनता जब तक नहीं करेगी तब तक वो आंकड़े कागजों से जमीन पर उतरने में कम नजर आते हैं। न्यूज़ 24 पर आज के साथ इतना ही। नमस्कार।